हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ में स्टडी सोर्स पर। हम लोग करंट अफेयर तस्वीर लेके चल रहे थे मैटिक के साथ। देखिए दोस्तों, लास्ट वीडियो को स्टेइंग एयर में रोकना पड़ा था। आगे बढ़ते हैं, उसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे आज। ठीक है, जिसने यहाँ पर नहीं देखा हो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। दोस्तों हमारा ये पॉइंट है, अब आगे हम चलने वाले हैं एसडीजी इंडेक्स इंडिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। दोस्तों ये रैंकिंग निकलती है, आपको पता होगा 2015 के लगभग 15 में ही पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। पेरिस एग्रीमेंट में एजेंडा 21 निकल करके आया। एजेंडा 21 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का लक्ष्य आया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, हमें सतत विकास करना है, ऐसा विकास करना है ताकि आगे वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन हम छोड़ जाएं। ठीक है, उसकी इंटरनेशनल रैंकिंग होती है, ये हमारे देश की रैंकिंग की है दोस्तों। इस रैंकिंग को निकालता कौन कौन है दोस्तों? नीति आयोग और प्लस यूएन, ये दोनों मिलकर निकालते हैं दोस्तों। नीति आयोग ने कोलैबोरेशन किसके साथ किया है? यूनाइटेड नेशन के साथ में, तब निकाल रहा है। कोई पूछे ये रिपोर्ट कौन निकालता है, तो नीति आयोग निकाल। देश के अंदर जितना महत्वपूर्ण रिपोर्टें हैं, ठीक है, जो रिपोर्टें इंटरनेशनली लाई करती है इंटरनेशनल लेवल पे, वो जहां पर नीति आयोग के तत्वाधान में आती है। समझना इस चीज को, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर सबसे बेस्ट कौन आया दोस्तों? तो देखिए केरल ने टॉप मारा है। केरल ने 75 अंकों के साथ में टॉप पे मारा है। ठीक है, अब देखिए केरल के बाद में जो स्थान है वो आंध्र प्रदेश और तीसरा स्थान है गोवा का। ठीक है, अब देखो दोस्तों यूनियन टेरिटरीज में सबसे टॉप किसने किया दोस्तों? चंडीगढ़ ने किया और पॉइंट रहे 79। ठीक है, उसके बाद में आया दिल्ली। ठीक, बोले सर ऊपर बिहार की छोड़ दी, तो बिहार जो है सबसे खराब परफॉर्मेंस किया है 50 पॉइंट के साथ में। बोले सर यह पॉइंट जो बता रहे हैं, पॉइंट बताने का पीछे उद्देश्य ये है दोस्तों, यदि यूपीएससी प्रश्न बनाता है कि देश के अंदर सबसे उत्तम प्रदर्शन करने वाला एसडीजी इंडेक्स में केरल रहा, क्या बताएंगे आप? ये प्रश्न, ये क्या ये स्टेटमेंट सही होगी? निहायत ही गलत स्टेटमेंट है। क्यों? केरल got 75 पॉइंट और चंडीगढ़ ने 79 लिए। इसका मतलब चंडीगढ़ का परफॉर्मेंस केरल से बेटर रहा। ओवरऑल देश की बात करेगा तो चंडीगढ़ है, बड़े राज्यों की बात करेगा केरल है, और यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ हो ही जाएगा। ठीक है, एसडीजी से जितने पॉइंट आने थे हम आपको बता चुके हैं। अब देखिए कुछ नई जो है डेवलपमेंट हो रही है देश में। भारत विरासत संस्थान जो नोएडा में बन रहा है। अगर आप में से कोई भी महाशय यमुना एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल किया हो दिल्ली आने के लिए या दिल्ली से बाहर जाने के लिए, तो नोएडा में जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं तो नोएडा में परिचौक नाम की जगह पड़ती है। उससे पहले आपके राइट या लेफ्ट हैंड पे जो भी मैटर करेगा आने जाने में, तो वहां एक नया बिल्डिंग बन रहा है जिसपे अशोक के स्तंभ लगे हुए हैं, शेर लगे हुए हैं, बोध गया का स्तूप टाइप का लगा हुआ है। तो दोस्तों वो बिल्डिंग आपकी है भारत विरासत संस्थान की, जो नोएडा में है। याद रखने में आसान रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आप कभी गए भी नहीं हैं दिल्ली या नोएडा, भारत में किसी अन्य सिटी में रहते हैं, तब भी मेरी बात को देख लीजिए। इसकी बिल्डिंग को नेट में सर्च कर लीजिए, काफी अच्छी और क्रिएटिव बिल्डिंग बन रही है। भारत की कला संस्कृति को इसमें दिख रहा है। इसकी बिल्डिंग में भारत की कला संस्कृति है। अशोक का स्तंभ लगा हुआ है, उसका स्तंभ ऐसा नहीं उखाड़ कर लगा दिया, नहीं भाई, उसका प्रतीकात्मक रूप बनाया गया है। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर गुजरात में। बोले सर इसका भी कुछ बताओ ना। गांधीनगर में भैया रक्षा मंत्रालय है, ऐसे नहीं घुस जाइएगा। रक्षा विश्वविद्यालय बन रहा है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इंडिया जो है, जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसको एक्सपोर्ट करने की तैयारी में है। एक्सपोर्ट करेंगे तो सीखेगा ना, तब ना एक्सपोर्ट होगा। तो यहां जाके आप सीखिए कैसे बनता है डिफेंस का इक्विपमेंट। ठीक है दोस्तों, स्पेशलाइज जब तक नहीं था, डीआरडीओ के वैज्ञानिक हैं, किसी अन्य क्षेत्रों से सीख कर चीजें तो उसमें अप्लाई करते हैं। रक्षा इक्विपमेंट को लेकर कोई स्पेशलाइज चीजें अभी तक नहीं थी, यहाँ हो रहा है दोस्तों। अच्छा, मुझे याद आ रहा है एक प्रश्न कई सालों से नहीं बना है, लेकिन वो आ सकता है, इस विश्वविद्यालय से याद आ गया है। ठीक है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के भी एक विश्वविद्यालय बना है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के भी एक विश्वविद्यालय बना, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के एक विश्वविद्यालय के अंडर में ही क्या हुआ, एक डिग्री का प्रारंभ हुआ है। दोनों ही आप नेट पर सर्च करिए, अभी तक आया नहीं, आने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, चलिए अब देखो एथेनॉल सरकार नीति। अभी देख रहे हो पेट्रोल का दाम क्या जा रहा है, 100 से ऊपर जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखो गवर्नमेंट अपना पॉलिसी लेके आई है। वो पॉलिसी क्या है? देखो 20% हम जो है एथेनॉल मिला देंगे
पेट्रोल के अंदर दाम जो है कम हो जाएगा, क्योंकि एथेनॉल का जो है सृजन देश के अंदर होगा, एथेनॉल जो है बनाया जाएगा, मैन्युफैक्चर करा जाएगा, गन्ने की खोई हुई से बनता है, ये एल्कोहल टाइप का प्रोडक्ट है। इसके लिए टारगेट दोस्तों पहले था 2030 के 2030 तक हमको जो है 20% एल्कोहल मिलाने की प्रवृत्ति को लेके आना है। लेकिन पेट्रोल बढ़ते हुए दाम और जनता के बीच में जो चल रही है ना अभी कुंठा, उसको देखते हुए गवर्नमेंट तुरंत इसका जो है टारगेट कम करके 2025 ले आई है कि जल्दी से जल्दी 2025 तक 20% मिलावट पे आ जाएंगे। और इसमें एक शॉर्ट टाइम लक्ष्य रखा गया है कि 10% मिलावट हम 2022 तक करना शुरू कर देंगे, कम से कम 10% को 2022 तक। ये शॉर्ट टर्म इसका टारगेट था दोस्तों। एथेनॉल मिलाने से पेट्रोल की कीमत में थोड़ी कमी आ जाएगी, है ना, ये है इसका उद्देश्य। अच्छा देखो एक चीज और मैं आपको बताया हूं, याद करने में थोड़ा आसान रहेगा। देखो पहले योजना आयोग था हमारे यहाँ पे, योजना आयोग योजना बनाता था, पंचवर्षीय योजना चलती थी। जब से नीति आयोग बनाया है, नीति आयोग में 3 तरह की योजना है। पहला लघु अवधि, दूसरा मध्यम अवधि, तीसरा दीर्घ अवधि। लघु अवधि 3 साल के लिए, मध्यम अवधि 7 साल के लिए और दीर्घ अवधि 15 साल के लिए। तो इस तरह से आप याद रखें, बड़े लक्ष्य हैं तो बड़े टाइम में पूरे होंगे। 15 साल में 2015 में आया है तत्वाधान में, अब 15 से 15 जोड़ लीजिए 30 पहुंच गया ना, और लघु अवधि के लिए 7 जोड़ लीजिए, 15 7 22 हो गया, लघु अवधि के लिए 22 हो गया, सॉरी मध्यम अवधि के लिए, और लघु अवधि तो निकल चुका है। इस तरह से 3 फेज में काम करने की योजना थी नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। तो ज्यादा बड़े बड़े टारगेट देखो, अपने आपको तुक्का लगाने के लिए चीजें मिल जाएंगी। चलिए आगे आ जाओ, कुछ हेडिंग टाइप में चीजें पढ़ा रहा हूं, इसको देखते रहो। एक देखो पेगासस स्पाईवेयर बहुत ज्यादा फेमस हुआ अभी, पेगासस ऑनलाइन को लेकर कई चीजें बहुत ज्यादा चली, टिकटॉक बैन हुआ, ये हुआ वो हुआ, कभी आपसे इनसे प्रश्न नहीं पूछा वो टिकटॉक इंडिया बैन हो गया, ये हो गया वो हो गया, नहीं भाई, इनके पीछे की वजह में प्रश्न बनेंगे, ठीक है। यूपीएससी का तो पूछेगा कौन कौन से लॉ थे जिनके आधार पर इंडिया ऐसा कदम उठा सका, इत्यादि इत्यादि। हाँ अभी सबसे ज्यादा चर्चा में रहा पेगासस स्पाईवेयर। स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो जासूसी के क्रम में यूज किया जाता है दोस्तों, ठीक है। इसके बारे में बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे, चीजें देखी होंगी, परीक्षा में आ सकता है तो केवल इतना आ सकता है कि इसका संबंध किस देश से था दोस्तों, इजराइल से था। इजराइल की कंपनी है, एनएसओ ग्रुप है, वो डेवलप करता है इसको स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर को। बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जो वायरस होता है ना वो कई टाइप का होता है, स्पाईवेयर, रैनसमवेयर, बग होता है, ठीक है, और रैनसमवेयर होता है, फिरौती मांगी जाती है उसकी एवज में, और मालवेयर होता है, सिस्टम खराब कर देना। उसका आईटी क्लास नहीं है ना, उसमें आपको विस्तृत समझाते। आगे आ जाओ, अब देखो दोस्तों एक नया इनिशिएटिव शुरू करने वाले हैं ये लोग, युद्ध ऑपरेशन का इतिहास। इंडिया में कितने युद्ध हुए, कितने ऑपरेशन हुए, बड़े बड़े, सबका एक समय के इतिहास होना चाहिए। उस इतिहास के लिए जो सबसे इसको जो आगे लेके चल रहा है दोस्तों, वो चल रहा है रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय कह रहा है देखो जितने युद्ध इंडिया के अभी रिसेंटली युद्ध हुए, आजादी के बाद के समय की बात चल रही है, बड़े बड़े ऑपरेशन हुआ, जैसे उरी अटैक वाले का जो बदला लिया गया, ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक वाला, इनका एक क्रमबद्ध तरीके से इतिहास होना चाहिए। अब इतिहास को लिखने के लिए कमेटी बनेगी, उस कमेटी में दोस्तों रक्षा मंत्रालय का सचिव जो है वो हेड करेगा। रक्षा मंत्रालय का सचिव, ना कि मंत्रालय का मंत्री, समझना, सचिव आईएएस ऑफिसर है। आप ही जाके करिएगा हेड। अच्छा इसके अलावा देखो एमईए और एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और प्लस गृह मंत्रालय, इन दोनों से भी मदद मांगी जाएगी, इनके इतिहासकार को बुला करके ये चीजें करी जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे आ जाओ। इस बुक में एक टॉपिक और दे रखा था, नॉन फंजिबल टोकन। देखो ज्यादा इसमें पर्सनल नहीं है, कॉम्प्लिकेशन में जब से क्रिप्टो करेंसी का बात आया है देश के अंदर से बहुत सारा लफड़ा चलने लगा। क्रिप्टो करेंसी का नाम आता है सीधा बिटकॉइन पे जाते हैं, बिटकॉइन का नाम भी बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। उसके अलावा देखो ये जो टर्म है नॉन फंजिबल टोकन, ये क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड है। पहली बात तो ये सीख जाओ पेपर में कि नॉन फंजिबल का मतलब होता है कि ये बिटकॉइन से रिलेटेड टर्म है। फंजिबल का मतलब होता है जो कभी समाप्त ना हो, कभी खत्म ना हो, इस तरह के नॉन फंजिबल जो है टोकन मिल जाता है। जैसे मान लीजिए आप वहां पेंटर का पेंटिंग खरीद लिए, वो नॉन फंजिबल हो जाएगा, पैसा नष्ट हो जाएगा, पेंटिंग दोनों नष्ट हो जाएगा। जैसे लियोनार्डो दा विंची का पेंटिंग है, आज तक है, उसका कीमत दिनों दिन बढ़ रहा है, घट तो नहीं रहा है। मोनालिसा बहुत फेमस पेंटिंग हुआ उनका, तो दिनों दिन उसका कीमत बढ़ रहा है, तो नॉन फंजिबल में है। उसका जो वो किया जाएगा उसका कैलकुलेशन, तो उसके आधार से नॉन फंजिबल बन जाएगा। नॉन फंजिबल की टर्म रिलेटेड टू द क्रिप्टोग्राफी, ओके। क्रिप्टोग्राफी देखो क्रिप्टो करेंसी से लेकर के ब्लॉकचेन पे प्रश्न कई सालों से लगातार आ रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी को इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया है, ये बताइए जरा। बिल्कुल गलत, कर लिया है, बट
एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन उसको लीगल टेंडर नहीं दिया है, जैसे रुपए को दे रखा है। चलिए आगे चलते हैं। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनाना है, इसकी जो है शुभारंभ किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने 16 जुलाई 2021 को वाराणसी में। महाकाल का नगरी है वाराणसी, और महाकाल की आंखों से निकला हुआ आंसू था रुद्राक्ष, जब देवी सती स्वयं जब पिता के शब्दों से विक्षिप्त होकर के जब कूद जाती है हवन कुंड में और अपना देह का विनाश कर लेती हैं, तब रुद्र शिव जो है रुद्र रूप धारण कर लेते हैं और देवी सती को लेकर के नृत्य करते हैं। इसी शोक के क्रम में उनकी आंखों से जो आंसू गिरते हैं, उस आंसू से जो पेड़ उत्पन्न होते हैं, उससे रुद्राक्ष की उत्पत्ति होती है। कहानी सुनने मजा आता है ना। अब पेपर पर ध्यान दो। तो महाकाल का नगरी है वाराणसी, वाराणसी में सेंटर खोला जाएगा दोस्तों। यहाँ 108 रुद्राक्ष की शिवलिंग बनाए गए हैं, और ये जो सेंटर है उसका छत है उसका शिवलिंग आकार का छत है। ठीक है दोस्तों, याद रखना ये सेंटर कहाँ है, वाराणसी में, भूलना नहीं। एक चीज और लास्ट रहती है, उसको ध्यान से देखना। अंतरराष्ट्रीय समुद्र मध्यस्थता केंद्र, समुद्र को लेकर के काफी दिक्कतें हैं। कोई किसकी टेरिटरी में घुस जाता है या कहां तक टेरिटरी है, इस चीज के डिसीजन के लिए एक केंद्र होना चाहिए। तो अभी रिसेंटली दोस्तों गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी प्लस अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ट्रिब्यूनल, इन दोनों ने मिलकर के किसने, गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी और एक अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल है जो वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, इन दोनों ने मिलकर के GIME का गठन कर दिया है, गुजरात अंतरराष्ट्रीय समुद्र मध्यस्थता केंद्र। ये कहाँ है, गांधीनगर, गिफ्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, हमने राष्ट्रीय पद्धति को संपूर्णता के साथ में खत्म कर लिया है। अब छोटे छोटे बहुत ही शॉर्ट टॉपिक रह गए हैं, उसके लिए एक वीडियो और आएगा बहुत ही फ्रिक्वेंट वे में, और जल्दी जल्दी उसको कवर कर लेंगे। बुक पर जल्दी से जल्दी कमांड बनाइए, वीडियो को 1-2 बार देखिए, आपका काम हो जाएगा। नोट्स बनाओ, और दोस्तों हमारे चैनल का उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक इस लाभ को पहुंचाना, उसमें आप हमारा सहयोग करिए। चलिए मिलते हैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।